हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बायोलॉजी का मॉडल पेपर का सेट 4। इससे पहले भी हम लोगों ने सेट 3 तक कंप्लीट कर रखा है। इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन को करेंगे ये सभी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछने का 100% गारंटी है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे, या तो वो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ होगा या फिर वो दोस्तों पूछने का 100% चांस होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे दोस्तों तब तक आपको ये वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, फिर आपकी तैयारी वही नहीं जाएगी जहां आप हैं। ठीक है, इस कान से सुनेंगे उस कान से आपका निकल जाएगा, इसलिए प्लीज मेरी बात को सुनने के साथ साथ आप लोग मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर को देते हुए चलिए। इसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कच्चे नारियल का दूधिया पानी है। कच्चे नारियल का दूधिया पानी है, इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा द्रवित भ्रूणपोष का। ठीक है, तो मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज आपका हो जाएगा लिक्विड एंडोस्पर्म। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा द्रवित भ्रूणपोष। तो कच्चे नारियल का जो दूधिया पानी होता है वो द्रवित भ्रूणपोष का होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2। इनमें से कौन चेन समापन कोडोन है? इनमें से कौन चेन समापन कोडोन है, यानी कि चेन टर्मिनेशन कोडोन इनमें में से कौन है? कैपिटल सब में दिया हुआ। ठीक है, AUG या फिर GUG या फिर UAA या फिर ACC। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है UAA। तो इनमें से जो चेन समापन कोडोन है वो क्या है? UAA। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करवा रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? इनमें से कौन बैक्टीरिया वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? नोस्टॉक, एनाबेना या फिर ऑसिलेटोरिया या फिर इनमें से सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि नोस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ऑसिलेटोरिया होगा, तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, स्थिरीकरण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। टीडीएनए पाया जाता है। टीडीएनए इज फाउंड इन, कहां पर पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैकरोमाइसियस में या फिर एग्रोबैक्टीरियम में या फिर पेनिसिलियम में या फिर पक्सिनिया में। तो टीडीएनए जो है वो कहां पर पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं। अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं कीट परागित, चमगादड़ परागित या फिर सुआ परागित या फिर जल परागित। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है 5 का वो आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी सुआ परागित। ठीक है, तो परागित जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सुआ परागित होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6। इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? फटाफट आप लोग आंसर को देते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इनमें से कौन डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज या फिर टोपोआइसोमरेज। ठीक है, उसके बाद डीएनए लाइगेज। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा डीएनए लाइगेज। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा डीएनए लाइगेज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्यों के आंत में साधारणतः पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है जो कि जंतुओं में भी और मनुष्य में भी आंत में पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8। पारिस्थितिक तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में जो दो मुख्य घटक है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के जो दो मुख्य घटक है वो कौन कौन सा है? पौधे और तंतु, उस पौधे और जंतु, उसके बाद जैविक अजैविक या फिर ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज लवण चक्रण या फिर इनमें से सभी। तो 8 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जैविक एवं अजैविक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक है। कौन? जैविक और अजैविक घटक, जैविक घटक अजैविक घटक, यानी बायोटिक एंड एबायोटिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ युग्मन कहलाता है। नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ जो युग्मन होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, संयुग्मन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, इसको हम लोग त्रिसंलयन भी बोलते हैं, या फिर सजात पुष्पी परागन या फिर निमिलता। तो 9 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन यानी कि त्रिसंलयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गेटोनोगेमी। गेटोनोगेमी राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन इंग्लिश में बोलते हैं उसको। ठीक है, तो नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक के साथ युग्मन कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन या फिर त्रिसंलयन उसको हिंदी में बोलते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेंट मॉडल जो है उसको किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, या फिर ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर ब्रेटन एवं डेविसन ने, या फिर शार्प ने, या फिर जैकब और मोनेट ने। तो 10 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा जैकब और मोनेट। राइट आंसर ऑप्शन सी। तो ऑपरेंट मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? जैकब और मोनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक है, एक पारिस्थितिक तंत्र के वाहक बल हैं उत्पादक, जीवभार, कार्बोहाइड्रेट या फिर सूर्य की ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी। तो 11 का जो राइट आंसर हो दोस्तों वो आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा। ठीक है,
11 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है इकोसिस्टम के ड्राइविंग में यानी कि वाहक बल में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सोलर एनर्जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? एसिटोबैक्टीरिया के द्वारा, या फिर यीस्ट के द्वारा, या फिर एस्पराजिलस नाइजर के द्वारा, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा। ठीक है, 12 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर, क्या हो जाएगा? एस्परजिलस नाइजर या फिर एस्पराजिलस नाइजर, जैसे भी आप पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्यमुखी, मक्का, अंजीर या फिर यक्का। ठीक है, तो वायु परागण का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा मक्का यानी कि मेज। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा आपका 14, राइबोसोम का एक बड़ा झुंड कहलाता है मेगासोम, माइक्रोसोम या फिर आपका ओलिगोसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम का जो एक बड़ा झुंड है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम का एक बड़ा झुंड को क्या बोला जाता है, क्या कहलाता है? 14 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पॉलीमराइज। ठीक है, पॉलीराइबोसोम। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो है आपका झुंड, बड़ा झुंड कहलाता है। राइबोसोम का एक बड़ा झुंड को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें है? पारिस्थितिक तंत्र का जो महत्व है वो किसमें है? इसके जीवभार में, सामग्रियों के चक्रण में, ऊर्जा प्रवाह में, या फिर ख और गौ यानी कि ख और गौ दोनों में, यानी कि सामग्रियों के चक्रण में या फिर ऊर्जा के प्रवाह दोनों में। तो 15 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा, जी हाँ, डी हो जाएगा, सामग्रियों के चक्रण में, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, उसके बाद ऊर्जा प्रवाह में यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है ये दोनों में पारिस्थितिक तंत्र का यानी कि इकोसिस्टम का हेल्पफुल है यानी कि इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया या फिर माइकोराइजा या फिर सहजीवी बैक्टीरिया या फिर इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपली आपको बायो फर्टिलाइजर के बारे में पूछ रहा है। 16 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोराइजा हो गया, सहजीवी बैक्टीरिया हो गया, ये जो है इनमें से सभी यानी कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक होगा? इनमें से सभी। ये पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप आराम से गूगल क्रोम में जाकर के सर्च कर सकते हैं तनु क्लासेस, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको मैं कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो 16 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी कोशिका मानव वृष्ण में शुक्राणु को पोषित करता है? कौन सी कोशिका मानव वृष्ण में शुक्राणु को पोषित करता है? लिडिक कोशिका, नरजन्म कोशिका या फिर अग्रपुंजक या फिर सर्टोली कोशिका। तो 17 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा सर्टोली कोशिका यानी कि ऑप्शन डी। ये जो है मानव वृष्ण में शुक्राणु को पोषित करता है। कौन? सर्टोली कोशिका। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव शुक्राणु के बीज भाग में स्थित है। मानव शुक्राणु के बीज भाग में जो स्थित है वो क्या है? केंद्रक है, सेंट्रियोल है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कुछ नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 18 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो मानव शुक्राणु में यानी कि मिडिल पीस ऑफ जो मैमेलियन है, स्पर्म है, वो जो कंटेन करता है यानी कि जो रखता है उसमें जो स्थित है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अग्रपुंज जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, उसमें पाए जाते, ये जो है कहां पाए जाते हैं? शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में या फिर युग्मनज में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शुक्राणु में यानी कि स्पर्म में। ठीक है, तो अग्रपुंज जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमोसोम, वो जो पर्जेंट रहते हैं यानी कि पाए जाते हैं वो शुक्राणु में पाए जाते हैं, स्पर्म में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गट्ठर जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम, ये किसकी गुहा है? अंडाशय की, ग्राफीपुटक की, ब्लास्टुला की या फिर गोस्टुला की? तो 20 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है ग्राफीपुटक। ठीक है, 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्राफीपुटक। ये जो है गट्ठर यानी कि एंट्रम, इसकी गुहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? अलैंगिक, लैंगिक, दोनों या फिर कोई नहीं? तो मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लैंगिक। ठीक है, तो मानव में कौन सी प्रजनन की प्रक्रिया होती है? लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां किस सिद्धांत पर कार्य करती है? गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां जो है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर। ठीक है, तो गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधियां जो है वो अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा एलएच। ठीक है, तो अंडोत्सर्ग में जो है वो किस हार्मोन के द्वारा? वो एलएच हार्मोन के द्वारा जो है प्रेरित होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 24, प्रेरित का मतलब इंड्यूस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी लिम्फोसाइट्स कहां उत्पन्न होता है? थाइमस में, अमाशय में, यकृत में या फिर अस्थि मज्जा में? तो ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट्स
ये कहां पर आपका उत्पन्न होता है? 24 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट जो है वो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, हिस्टामिन संबंधित है। हिस्टामिन जो है वो किससे संबंधित है? उदासीनता से, बी लिम्फोसाइट से, एंटीबॉडी से, या फिर एलर्जी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 25 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा एलर्जी से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा एलर्जी। तो हिस्टामिन जो संबंधित है वो एलर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, रेबीज का टीका किसने खोजा था? जिनर ने, पास्चर ने, डार्विन ने, लामार्क ने। तो 26 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पास्चर, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो रेबीज का जो टीका है वो किसने खोजा था? पास्चर ने खोजा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति जो प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया है वो क्या कहलाती है? 27 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा वो एलर्जी, यानी कि ऑप्शन बी। तो पर्यावरण में मौजूद जो कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र है उसकी जो अनुक्रिया है वो क्या कहलाती है दोस्तों? 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एलर्जी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से देखिए आप लोग। एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल हो जाएगा आपका प्रतिहिस्टामिन। ठीक है, प्रतिहिस्टामिन यानी कि एंटी हिस्टामिन। ठीक है, तो एलर्जी के लक्षणों को कम करने हेतु हम लोग प्रतिहिस्टामिन का उपयोग करते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने इस वीडियो में भी टोटल 28 क्वेश्चन को कवर कर लिया। उसके बाद दोस्तों अब आप लोग जो है फटाफट मुझे कमेंट करेंगे कि आप लोगों का कितना सही हुआ। अब हम लोग इसमें इस वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे कितना सही हुआ, और अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत दोस्तों मेहनत लगती है। ठीक है, आप लोग प्लीज लाइक करेंगे और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है, खास करके क्लास 12 की। ठीक है, इसलिए प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें। पहले हम लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न को करेंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर दोस्तों अगर वीडियो अगर लंबी बनी या फिर छोटी बनी तो उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप लोग हो सके तो नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर कम से कम क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि ट्रांसफर आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख के, यानी कि जो शॉर्ट नोट से आपको लिखने के लिए बोल रहा है, संक्षिप्त मतलब थोड़ा सा लिखने के लिए बोल रहा है। किस पर? ट्रांसफर आरएनए पर। ट्रांसफर आरएनए पर समझिए, यहाँ पर थोड़ा आपको आंसर देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो क्वालिटी सब बहुत अच्छी आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी। देखिए, ट्रांसफर आरएनए, इसे विलय आरएनए भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विलय आरएनए भी कहते हैं। तो सबसे पहला बात कि ट्रांसफर आरएनए को विलय आरएनए भी कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय यह आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्ल का कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक हस्तांतरित करता है। इस प्रकार का टीआरएनए केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल को हस्तांतरित कर सकता है। इसलिए किसी भी कोशिका में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वही टीआरएनए का भी होता है। यह कुल आरएनए का 10 से 15% एक कोशिका में स्थित रहता है। तो ये जो है कुल आरएनए का 10 से 15% जो है वो एक कोशिका में स्थित रहता है। टोटल में मात्र 10 से 15%, 85% उपस्थित प्रेजेंट नहीं रहता। ठीक है, और इस प्रकार का जो टीआरएनए केवल एक ही प्रकार के अमीनो अम्ल में को हस्तांतरित कर सकता है। सिर्फ एक ही प्रकार के, किसी भी कोशिका में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वही टीआरएनए की भी संख्या होती है। ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, दोबारा रिवीजन कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक पुष्प अपने पुत्र को क्यों नहीं लिंग संलग्न जीन संचारित कर सकता है? एक पुरुष है जो कि अपने पुत्र को क्यों नहीं लिंग संलग्न जीन संचारित कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई अ मैन कैन नॉट पास ऑन अ सेक्स लिंक जीन टू हिज सन। ठीक है, आंसर देखिए आप लोग। लिंग संलग्नता साधारणतया एक्स क्रोमोसोम पर होती है, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम वंशागति भी कहते हैं। लिंग संलग्नता जो है वो साधारणतया एक्स क्रोमोसोम पर होती है, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम वंशागति भी कहते हैं। पुत्र में एक्स क्रोमोसोम उसकी माता से आती है, ना कि उसके पिता से, इसलिए एक पुरुष अपने पुत्र को लिंग संलग्नता जीन संचारित नहीं कर सकते। तो चीजें आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो लिंग संलग्नता साधारणतः एक्स क्रोमोसोम पर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्स क्रोमोसोम वंशागति बोलते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, इसको एक्स क्रोमोसोम वंशागति बोलते हैं। और क्योंकि पुत्र में यानी कि एक मनुष्य में जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसकी माता से आती है, इसलिए एक पुरुष अपने पुत्र को लिंग संलग्न जीन संचारित नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म दर और मृत्यु दर पर आपको सिंपली अंतर लिखने के लिए बोल रहा है, डिफरेंस लिखने के लिए बोल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन नेटेलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आपको बाद में दिखाऊंगा, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जन्म दर के बारे में बात करते हैं। यह प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रतिवर्ष होने वाले जन्म की संख्या है। प्रति 1000 व्यक्ति होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रतिवर्ष होने वाले जन्म की संख्या है ये जन्म दर। मृत्यु दर, ये प्रति 1000 व्यक्तियों में हर वर्ष होने वाली मृत्यु की संख्या मृत्यु दर। तो जन्म दर का डिफरेंशियल समझ में आ गया कि प्रति 1000 व्यक्तियों में प्रतिवर्ष होने वाले जन्म की संख्या और प्रति 1000 व्यक्तियों में हर वर्ष यानी कि प्रति वर्ष होने वाली मृत्यु की संख्या, ये मृत्यु दर, ये जन्म होने वाले की संख्या को जन्म दर। उसके बाद इसमें प्रजनन द्वारा
नए सदस्यों की वृद्धि की दर का पता चलता है। इसमें प्रजनन के द्वारा नए सदस्यों की वृद्धि की दर का पता चलता है। इसमें जीवों की मृत्यु दर का पता चलता है। इसमें जीवों की मृत्यु दर का पता चलता है। इसमें यानी कि जन्म दर में आबादी के आकार एवं आबादी घनत्व में वृद्धि होती है। जन्म दर से आबादी का आकार और आबादी घनत्व में वृद्धि होता है। इसमें आबादी आकार और आबादी घनत्व में कमी आती है। सिंपली बात है, आपको आराम से लिखना है। 2 नंबर में आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ध्यान से आप लोग देख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्लीज नोट कर लेंगे आप लोग और अच्छे से समझ लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4, किसी 4 जीवाणु जन्य रोग के नाम और उसके रोगजन्य जीव को लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली आपको पूछ रहा है कि कोई 4 जीवाणु जन्य रोग का नाम आपको लिखने के लिए बोल रहा है और उसके जो रोगजन्य जीव है उसको लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, राइट एनी 4 बैक्टीरियल डिसीज एंड इट्स पैथोजेंस। ठीक है, सबसे पहला आपका हैजा, ये जो है आपका विब्रियो कोलेरी के द्वारा होता है। सिंपली आपको रोगजन्य के बारे में बोल रहा है, यानी कि रोगजन्य यानी कि कहां से आता है। ठीक है, क्षयरोग, ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। ठीक है, टिटनस जो है वो आपका क्लोस्ट्रीडियम टीटेनी से। उसका निमोनिया जो है वो आपका हो गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से। तो आपका 4 यहाँ पर दे दिए हैं और 4 आप आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 5, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखिए। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है कि निम्नलिखित एंजाइम आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। सिंपली आपको आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त एंजाइम का नाम लिखने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला आपका दिया हुआ है लाइजिंग एंजाइम, वो है लाइसोम। उसके बाद आपका है क्लीविंग एंजाइम, इसमें आपका होता है एक्सकोन्यूक्लियस। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद गौ में है आपका संश्लेषक एंजाइम, इसमें आपका डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये दिया हुआ है। एक आपका ज्वाइनिंग एंजाइम, एक आपका एल्केलाइन फॉस्फेट। ठीक है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हो सके आप अगर यहाँ पर कुछ बोला नहीं कि 3 लिखे या 4 लिखे तो आप 1 2 भी लिख सकते हैं या फिर 3। अगर सब दे देगा तो आपको सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कितना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन पूछ रहा है मैग्रोगेमेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि लघु युग्मक जनन के बारे में। लघु युग्मक जनन के बारे में लिखिए। लघु युग्मक जनन क्या होता है समझिए। परागन से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद बनने तक की जो सभी क्रियाओं को मिलाकर लघु युग्मक जनन कहते हैं। लघु बीजाणु या परागन का केंद्रक या तो परागकोश में ही या फिर परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद विभाजित होने लगता है। परागन के केंद्रक में सूत्र विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप 2 असमान कोशिकाएं बनती है। बड़ी कोशिकाओं को कायिक कोशिका तथा छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। तो बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। और परागन के केंद्रक में सूत्र विभाजन होता है। इस विभाजन के फलस्वरूप यानी कि इस विभाजन के दौरान जो असमान कोशिकाएं बनती है उसी में एक बड़ी कोशिका बनती है, एक छोटी कोशिका बनती है। बड़ी कोशिका को कायिक, छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं, जनक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोज, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरियर, 10th क्लास में फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे बैरियर के बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बैरियर क्या है, रोज बैरियर विधिया क्या है, वर्णन करें। बैरियर विधिया क्या है, वर्णन करने के लिए कह रहा है। देखिए, रोध बैरियर विधि एक गर्भ निरोधक साधन है जिसके अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु एवं शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। मतलब रोध यानी कि बैरियर जो है एक विधि है जो कि गर्भ निरोधक साधन है, जो कि गर्भ निरोधक साधन है जिसके अंतर्गत रोधक जो है वो साधनों के माध्यम से अंडाणु एवं शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार का उपाय जो है वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि कंडोम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल भी आपको दे देना है, वर्णन करेगा लिखा है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दे दिया, वर्णन हो गया। कंडोम से आदमी सब समझ लेता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, बंधीकरण से आप क्या समझते हैं। बंधीकरण, स्टीरिलाइजेशन, बंधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बंधीकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बंधीकरण एक शल्य क्रिया है जिसके दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है। बंधीकरण एक शल्य क्रिया है जिसके दखल अंदाजी से युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है, फलतः गर्भाधान नहीं होता है। बंधीकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन, वासेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए डिम्बवाहिनी नलिका उच्छेदन, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, तो बंधीकरण से आप क्या समझते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझते होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि एस.एल. मिलर ने 1953 में अपने प्रयोग में किन पदार्थों को, सिंपली आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एल.आर. मिलर ने अपने प्रयोग में के उपरांत क्या पाया था, यानी कि एल.आर. मिलर ने 1953 में अपने प्रयोग में किन पदार्थों का उपयोग किया और उस उपयोग करने के बाद उसको क्या मिला, उसके उपरांत क्या मिला उसको समझिए। यहाँ पर एस.एल. मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया का उपयोग किया 800 डिग्री सेल्सियस पर। किसका मीथेन का यानी कि CH4 का, हाइड्रोजन का H2 का, अमोनिया का NH3 का प्रयोग किया 800 डिग्री सेल्सियस पर। और उसके उपरांत उन्हें एमिनो एसिड मिला। उसके उपरांत क्या मिला, एमिनो एसिड। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
वीडियो ऑलरेडी थोड़ा बहुत लंबी बन चुकी है, लेकिन हम लोग यहीं तक समाप्त कर देते हैं। उसके बाद जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बच गया सभी वीडियो में, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 था, तो चारों वीडियो में जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन बच गया है, लास्ट वाला दीर्घ क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, जो कि बार बार वीडियो बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन ही किए हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिए कि अल्कोहल के प्रयोग के दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव का वर्णन करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव में अल्कोहल के प्रयोग के दीर्घकालीन हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। दीर्घकालीन हानिकारक पूछ रहा है आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कौन कौन सा आपको डिसएडवांटेज हो सकता है, यानी कि हानि हो सकता है, नुकसान हो सकता है। देखिए सबसे पहले आपको तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। किस पर? तंत्रिका तंत्र पर। उसके बाद यकृत को क्षति पहुंचेगा। उसके बाद गर्भावस्था के दौरान उपयोग से गर्भ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का अल्कोहल के प्रयोग से आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए टीकाकरण से आप क्या समझते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए। उसका ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे, वीडियो लंबी बन रही है। टीकाकरण से आप क्या समझते हैं? वैक्सीनेशन जो भी आप लोग लगाते होंगे कोरोना वगैरह का, ठीक है। देखिए टीकाकरण में रोगजनक या एंटीजेनिक प्रोटीन रोगाणु की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है, जिससे प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है और शरीर अपना रक्षण कराता है, ठीक है। तो टीकाकरण में रोगजनक एवं एंटीजेनिक प्रोटीन रोगाणु की अल्प मात्रा शरीर में प्रवेश करा दी जाती है और जिससे प्राथमिक प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है और शरीर अपना रक्षण करता है। तो ये आपका टीकाकरण, यानी कि बीमारी होने से पहले बीमारी का दवा देना, इसी को टीकाकरण बोला जाता है। समझ गए? जैसे कि पोलियो होता नहीं, लेकिन पोलियो का दवाई पहले दे दी जाती है, ठीक है। उसी तरह कोरोना हुआ नहीं है, उससे पहले ही वैक्सीनेशन लग जाता, वैक्सीन लग जाता, वही चीज है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन किया, 28 आपका ऑब्जेक्टिव किया। आप लोग लास्ट में कमेंट करेंगे 28 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और 11 में से 11 में आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लिए होंगे और आप लोग प्लीज को रिवीजन करेंगे, नहीं तो ये वीडियो देखने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपका इसी तरीके से बायोलॉजी की यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। इसलिए प्लीज आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों के एक बार लास्ट बार शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। और आपके यहाँ पर सिलेबस पूरी खत्म होगी, इसके लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और लास्ट बात सब्सक्राइब करते हुए चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।